तो वेलकम क्लास, वेलकम टू द न्यू लेक्चर जिसका नाम है माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं माल न्यूट्रिशन का थर्ड और लास्ट चैप्टर। ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन के अंदर इससे पहले हमने मेरेस्मस कंप्लीट कर दिया था। अब बात करते हैं क्वाशियोर करके। अपने को पता है मेरेस्मस के अंदर होती एनर्जी की डेफिशिएंसी, वहीं क्वाशियोर के अंदर क्या होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो क्वाशियोर की डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। लिख ले, type of malnutrition in which type of malnutrition in which child didn't get enough amount of protein, child didn't get enough amount of protein। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्वाशियोरकर। ठीक है, चाइल्ड को इनफ अमाउंट में प्रोटीन नहीं मिलता बट गेट सफिशिएंट एन कैलोरी। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, केवल और केवल प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। एनर्जी भरपूर मात्रा में मिल रही है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में एनर्जी मिल रही है, फैट की फॉर्म में एनर्जी मिल रही है, लेकिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी है बच्चे के अंदर। ठीक है, दिस इज द क्वाशियोरकर। ठीक है, इसके अंदर अगली लाइन में लिखेंगे ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी। इसके अंदर होता है केवल और केवल प्रोटीन की डेफिशिएंसी। और प्रोटीन भी कौन से वाला, और प्रोटीन भी दो टाइप का मैंने बताया था। एक होता है सोमेटिक, एक होता है विसरल। इसके अंदर दोनों दोनों टाइप के प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, सोमेटिक और विसरल। दोनों टाइप ऑफ प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, सोमेटिक की भी और विसरल की भी। अगर सोमेटिक प्रोटीन डिक्रीज होएगा तो क्या असर पड़ेगा, देखो सोमेटिक प्रोटीन क्या बनाता था, एक्सट्रीमिटीज को फॉर्म करता है। एक्सट्रीमिटीज के अंदर क्या चीज थी, मसल। तो यहां पे होगी वास्टिंग ऑफ मसल। ठीक है, इधर होएगा वास्टिंग ऑफ मसल्स। ठीक है, और ये मसल वास्टिंग, ठीक है, ये होएगी क्यों, क्योंकि सोमेटिक प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। वही बात करें अगर विसरल प्रोटीन, तो विसरल प्रोटीन अगर डिक्रीज होएगा तो विसरल प्रोटीन बनाता था एल्ब्यूमिन और ऑर्गन्स। तो यहां पे सबसे पहले तो एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी होएगी। ठीक है, एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी होने से पूरी बॉडी के अंदर क्या होएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर एडिमा हो जाएगा, एडिमा इन बॉडी। पूरी बॉडी के अंदर एडिमा हो गया। उससे क्या हुआ, जो एडिमा हुआ इसने क्या किया है, इसने कवर कर लिया है सोमेटिक प्रोटीन की डेफिशिएंसी को। इसने क्या किया है, जो एडिमा हुआ है ना, इसने जो मसल की वास्टिंग हुई थी ना, मसल की वास्टिंग को कवर कर लिया है, यानी वहां पे एडिमा आ गया है बेबी के अंदर। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे कवर्ड बाई एडिमा, कवर्ड बाई एडिमा, कवर बाई एडिमा। ठीक है, यहाँ पे एडिमा से कवर हो जाती है पूरी बॉडी। ठीक है, ये चीज ओके। सोमेटिक प्रोटीन की डेफिशिएंसी इससे मसल वास्टिंग होगी, लेकिन उस मसल वास्टिंग को कवर कर लिया एडिमा ने। विसरल प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जिससे एल्ब्यूमिन की कमी हुई, एल्ब्यूमिन से क्या हुआ, पूरी बॉडी के अंदर एडिमा हो गया। एडिमा भी कौन सा वाला देखा जाता है, यहाँ पे पीटिंग एडिमा देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर विसरल प्रोटीन एक चीज और बनाता था, विसरल प्रोटीन ऑर्गन्स का को भी बनाता था। तो यहाँ पे ऑर्गन्स के फंक्शन के अंदर भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ऑर्गन्स जैसे मैंने बताया था लीवर। ठीक है, लीवर के अंदर यहाँ पे दिखेगी हिपेटोमिगेली, लीवर का साइज बढ़ जाएगा, हिपेटोमिगेली। और साथ के अंदर ये बनाता, साथ में ये बनाता था किडनी, किडनी के अंदर जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वहीं एक चीज ये बनाता था हार्ट, हार्ट के अंदर कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्यों हुआ, क्योंकि क्वाशियोरकर था जिसके अंदर एब्सोल्यूट प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है,
हाईलाइट कीजिए, ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी, ठीक है। सोमेटिक प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से वास्टिंग ऑफ मसल हुआ है, जिसको कवर कर लिया एडिमा ने। विसरल की डेफिशिएंसी होने से क्या हुआ, पूरी बॉडी के अंदर पीटिंग एडिमा हो गया, साथ में लीवर के अंदर हिपेटोमीगेली हो गई। ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट क्वाशियोरकर का, ठीक है। तो ये थी क्वाशियोरकर की डेफिनेशन। अब देखते हैं एक बार इमेज, देखो ये है, दिस इज मेरेस्मस, ये है मेरेस्मस और ये है क्वाशियोरकर। इन दोनों इमेज को ध्यान से देखो, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। जो मेरेस्मस है ना, इसके अंदर बेबी मेरेस्मस यानी मरा हुआ, बिल्कुल मरकला सा है, बिल्कुल मरने को हो रहा है, ठीक है। इसको मेरेस्मस को बोला जाता है मैचस्टिक चाइल्ड, यानी जैसे मैचस्टिक होती है ना, जिससे हम आग जलाते हैं, उसकी तरह यहाँ पे बच्चे जैसा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल सीवियरली बेबी की मसल्स भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि क्योंकि सोमेटिक प्रोटीन की कमी थी, साथ में एनर्जी नहीं है, तो इसलिए नॉन एनर्जी सोर्सेज को बेबी की बॉडी ने यूज कर लिया। वही बात करें क्वाशियोरकर के अंदर, यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों टाइप की प्रोटीन की डेफिशिएंसी हुई है। यहाँ पे मसल्स नहीं है बेबी के अंदर बिल्कुल भी, लेकिन उस मसल्स बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, और उस एरिया को मसल वैसे होने तो चाहिए इसके हाथ मेरेस्मस जैसे क्वाशियोरकर के अंदर, लेकिन इन हाथों को कवर कर लिया है एडिमा ने, ठीक है। आपको देखने लग रहा है बिल्कुल बेबी बिल्कुल गोलू मोलू सा है, तो ये होती क्वाशियोरकर के अंदर, ठीक है। दिस इज क्वाशियोरकर। अब बात करते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ क्वाशियोरकर। सिम्टम्स, क्वाशियोरकर के सिम्टम्स देखो, सबसे पहला सिम्टम होता है मल्टी कलर हेयर। पहला जो सिम्टम है वो है मल्टी कलर हेयर। इसी को हम बोलते हैं फ्लैग साइन, और इसको कीजिए हाईलाइट, फ्लैग साइन, ठीक है। ये होता क्या है एक बार इमेज से देखते हैं। देखिए इमेज में आपको दिख रहा होगा, केवल इस एरिया के हेयर्स को देखिए, इतने से हेयर्स को देखिए, यहाँ पे हेयर्स का कलर अलग है, और यहाँ पे हेयर का कलर अलग है, और यहाँ पे हेयर का कलर अलग है, ठीक है। तो तीन तरह के कलर के हेयर्स दिख रहे हैं आपको। ये इसी को बोला जाता है मल्टी कलर हेयर या फ्लैग साइन। इसमें होता क्या है, देखो बेबी को क्या है, क्वाशियोरकर है, क्वाशियोरकर में क्या हो रहा है, बेबी को प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। अपने को पता है हेयर की हेल्थ के लिए प्रोटीन जरूरी है, ठीक है। तो जब बेबी को क्वाशियोरकर है, जब बेबी को प्रोटीन की एकदम से एक्यूट डेफिशिएंसी होगी ना, तो उस टाइम पे क्या होएगा, बेबी की हेयर्स का कलर चेंज हो जाएगा। ज्यादातर ये व्हाइट कलर हो जाता है जब प्रोटीन की बिल्कुल डेफिशिएंसी हो जाती है ना, उस टाइम पे हेयर का ब्लैक कलर चेंज हो जाएगा व्हाइट में। फिर प्रोटीन बेबी को मिलने लगा तो वापस फिर से ब्लैक हो जाएंगे हेयर्स, ठीक है। तो कहने का मतलब जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो तो व्हाइट कलर आ जाएंगे हेयर्स का, जब प्रोटीन अच्छे से मिलने लगेगा तो ब्लैक कलर आएगा। तो इसकी वजह से बेबी के हेयर्स का कलर मल्टी कलर हो जाता है, प्रोटीन को मिलने और ना मिलने की वजह से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्लैग साइन, ठीक है। इसको हाईलाइट कीजिए। सेकंड, फ्लैंकी पेंट अपीयरेंस, फ्लैकी पेंट अपीयरेंस, फ्लैकी पेंट अपीयरेंस कह लो या फ्लैकी पेंट डर्मेटोसिस कह लो। फ्लैकी पेंट अपीयरेंस के नाम से भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, और फ्लैकी पेंट डर्मेटोसिस की वजह से के नाम से भी आ सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये होता क्या, एक बार देख लेते हैं इमेज के अंदर। देखिए ये एक बेबी है जिसको क्वाशियोरकर है, ठीक है, जिसको क्वाशियोरकर का है। इसके अंदर स्किन को देखिए, तो स्किन दिखने में ऐसे लग रही है जैसे आपके घरों में देखा होगा आपने, किसी दीवार पे अगर सीलन लग जाए ना, तो उससे
जो पेंट होता है ना वे पपड़ी बन के उखड़ने लग जाता है, ठीक है। तो उस जैसी अपीयरेंस हो जाती है बेबी की स्किन की। इसका कारण क्या है? क्योंकि क्वाशियोरकर के अंदर प्रोटीन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होती है, और हमें पता है अपनी बॉडी के अंदर स्किन को रिपेयर करने के लिए क्या चीज चाहिए? प्रोटीन। अपनी बॉडी के अंदर कहीं भी कुछ भी रिपेयर होता है, रिपेयर करने के लिए प्रोटीन नेसेसरी है। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से स्किन अच्छे से रिपेयर नहीं हो पाती, जिससे स्किन ऐसी लगती है कि जैसे सीली हुई दीवार से पेंट उखड़ रहा हो, ठीक है। तो ये होता है फ्लैकी पेंट डर्मेटोसिस, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइपर या हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ स्किन, मतलब हाइपर या हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ स्किन। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्किन को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन की यहाँ पे बेबी के अंदर कमी है। इसकी वजह से स्किन का अपीयरेंस हो जाएगा फ्लेकी पिंट जैसा। और इसको कीजिए आप हाईलाइट। ओके, दिस इज फ्लैकी पेंट अपीयरेंस। ओके, थर्ड साइन। थर्ड साइन की बात करें तो यहाँ पे हो जाता है मिनरल्स की डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की अगर बात करें तो मोस्ट कॉमनली यहाँ पे डेफिशिएंसी होती है जिंक की, जिंक डेफिशिएंसी। और इस चीज को कीजिए आप हाईलाइट। एग्जाम के अंदर अगर एमसीक्यू आ जाए कि क्वाशियोरकर के अंदर या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे के अंदर किस मिनरल की, किस इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी होती है, वो होता है जिंक, ठीक है। तो जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। यहाँ पे बेबी को कैलोरी, एनर्जी भरपूर मात्रा में मिल रही है, बस प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। जैसे इससे ना क्या है, बेबी को पता नहीं लगा है। जैसे हम क्या है, अपनी बॉडी, अपने खाने के अंदर से ना प्रोटीन की सारी चीजें हटा दो, कार्बोहाइड्रेट और फैट को भर दो, क्या हमारी बॉडी को लगेगा कि हमारे अंदर कुछ कमी है? कि बॉडी को, जैसे बॉडी के साइन दे पाएगी कि भूख ज्यादा लगेगी या कम लगेगी? नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ साइन नहीं देखने को मिलता। जैसे मेरेस्मस के अंदर एनर्जी की डेफिशिएंसी वजह से बेबी को बहुत ज्यादा हंगर आ रहा था, वोरेशियस हंगर था, लेकिन यहाँ पे बेबी की हंगर को फुलफिल कर रहा है कार्बोहाइड्रेट और फैट, केवल प्रोटीन की डेफिशिएंसी, इसलिए यहाँ पे पुअर एपेटाइट देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट। यहाँ पे पूरी प्रोटीन की कमी है, तो प्रोटीन इज नेसेसरी फॉर इम्यूनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगी वीक इम्यूनिटी, ठीक है। यहाँ पे देखने को मिलेगी वीक इम्यूनिटी। तो ये सबसे सीरियस कंडीशन है। दिस इज मोर सीरियस देन मेरेस्मस। अगर क्वाशियोरकर और मेरेस्मस के अंदर बात करा जाए कौन सा ज्यादा सीरियस है, तो क्वाशियोरकर इज मोर सीरियस, क्योंकि यहाँ पे इम्यूनिटी बहुत ज्यादा सीवियरली डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। ये था आपका सिम्टम्स। अब बात करते हैं सेकेंड, सिक्स्थ सिम्टम के अंदर। यहाँ पे क्या था? प्रोटीन की डेफिशिएंसी थी। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से एल्ब्यूमिन कम हुआ, एल्ब्यूमिन कम होने की वजह से पूरी बॉडी के अंदर एडिमा हो गया था। तो यहाँ पे एडिमा होता है, और पूरी बॉडी के अंदर एडिमा होने को क्या बोलते हैं? एनासार्का, ठीक है। फुल बॉडी एडिमा को बोलते हैं हम एनासार्का, ठीक है। इसके अंदर क्या बेबी नॉर्मल हेल्दी वेट मेंटेन कर पाता है? हाँ जी, हेल्दी वेट मेंटेन कर पाता है, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर एडिमा हो जाता है। मेंटेन हेल्दी वेट, वेट हेल्दी है लेकिन अंदर से प्रोटीन की सीवियरली डेफिशिएंसी है। मेंटेन हेल्दी वेट, ठीक है। यहाँ पे बेबी हेल्दी वेट मेंटेन कर पाता है, ठीक है। ये थे सिम्टम। अब बात करते हैं कोज की। व्हाट इज द कोज ऑफ क्वाशियोरकर? कोज क्या है? स्टार्टिंग में डेफिनेशन में ही मैंने बता दिया था कि सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी, सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी इज द कोज ऑफ क्वाशियोरकर। अब बात करते हैं इसके अंदर कोज ऑफ डेथ की। व्हाट इज कोज ऑफ डेथ इन क्वाशियोरकर? कोज ऑफ डेथ इन क्वाशियोरकर। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, मेरास्मस से भी कम हो जाती है। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ बोला जाए तो यहाँ पे होता है इन्फेक्शन। उधर भी इन्फेक्शन ही था,
इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ। इन्फेक्शन के अलावा यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सेकंड कोज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में ही पूछे कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, सबसे पहले तो पोटेशियम का इम्बैलेंस हो जाता है। यहाँ पे हाइपोकैलीमिया देखने को मिलेगा आपको, हाइपोकैलीमिया, और साथ में हाइपोमैग्नीशिया। ठीक है, हाइपोकैलीमिया एंड हाइपोमैग्नीशिया देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, ये था आपका कोज ऑफ डेथ। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। यहां तक खत्म हो गया आपका क्वाशियोरकर खत्म हो गया और मेरेस्मस खत्म हो गया। अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन। ठीक है, क्वाशियोरकर भी खत्म और मेरेस्मस भी खत्म। अब बात करते हैं ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं, अगला हेडिंग बनाते हैं, मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट। ठीक है, देखो मैनेजमेंट होता है माल न्यूट्रिशन का दो फेजेस के अंदर होता है। एक होता है इनिशियल फेज, एक होता है मेंटेनेंस फेज। ठीक है, मेंटेनेंस फेज को हम बोलते हैं रिहेबिलिटेशन फेज। ये होता है दो फेज के अंदर, एक होता है इनिशियल फेज, ठीक है, दूसरा होता है रिहेबिलिटेशन फेज। ठीक है, सेकंड होता है रिहेबिलिटेशन फेज। देखो जो इनिशियल फेज होता है ना, ये ऑलमोस्ट चलता है 2 वीक तक। ठीक है, और रिहेबिलिटेशन फेज चलता है ग्रेटर देन 2 वीक्स। 2 वीक खत्म होने से लेकर अप टू रिकवरी तक। जब तक की रिकवरी नहीं हो जाती तब तक चलता है रिहेबिलिटेशन फेज। पहले 2 वीक तक हम इनिशियल फेज चलाएंगे, उसके बाद 2 वीक से लेकर जब तक रिकवरी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाती हम चलाएंगे रिहेबिलिटेशन फेज। ये है। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशियल फेज की। इनिशियल फेज के अंदर हम कैसे मैनेज करते हैं माल न्यूट्रिशन को। अब स्टार्ट करते हैं इनिशियल फेज। देखिए सबसे पहले इनिशियल फेज के अंदर हम सेट करते हैं एक गोल कि अपना व्हाट इज द गोल इन इनिशियल फेज। हमारा गोल क्या है इनिशियल फेज के अंदर, अपने को क्या अचीव करना है। देखो अपने को केवल अचीव करना है कि बेबी को यहाँ पे अपने को कॉम्प्लिकेशन से बचाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं और कैसे बचाते हैं, इस बारे में एक बारी बात स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं ना, 6 कॉम्प्लिकेशन वैसे दिखा जाता है, और इन कॉम्प्लिकेशन को हम बोलते हैं शील्डेड, SHIELDE और D। 1 2 3 4 5 6 शील्डेड। शील्डेड के तरीके से हम अगर इसको याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये शील्डेड है क्या, एक बार ही लिखते हैं, SHIELDE और D। देखिए S का मतलब शुगर लेवल कम होना जाना, शुगर लेवल कम हो जाना। शुगर लेवल हो जाना है कम। H का मतलब है हाइपोथर्मिया। ये कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलते हैं माल न्यूट्रिशन के अंदर। S का मतलब शुगर लेवल कम हो जाना, H का मतलब हाइपोथर्मिया, I का मतलब इन्फेक्शन हो जाना, I का मतलब इन्फेक्शन हो जाना, इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाना, EL का मतलब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, यहां पे हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, फिर DE का मतलब डिहाइड्रेशन, ठीक है, D का मतलब डिहाइड्रेशन,
और डी का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये सारे 6 कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अपने को देखने को मिलते हैं इन माल न्यूट्रिशन। ठीक है, कौन सा, एक तो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, इन्फेक्शन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डिहाइड्रेशन और डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इनिशियल फेज में अपने को क्या करना है, इन 6 कॉम्प्लिकेशंस को अपने को ट्रीट करना है। तो एक एक करके हर कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट कैसे करेंगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन शुगर लेवल कम हो जाना यानी हाइपोग्लाइसीमिया, पहला कॉम्प्लिकेशन है हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, एक बेबी को हाइपोग्लाइसीमिया है, उसको क्या, पहले माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन की वजह से उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया यानी उसकी शुगर लेवल डाउन हो जाएगी। तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द नॉर्मल शुगर लेवल इन बेबी। ठीक है, तो ग्रेटर देन अगर 50 है तो इसको हम कंसीडर करते हैं नॉर्मल सबसे पहले तो। ठीक है, ग्रेटर देन 50 mgdl, ये है नॉर्मल। ठीक है, ग्रेटर देन 50 mgdl को हम मानते हैं नॉर्मल। उसके बाद अगर बेबी का शुगर 40 से लेके 50 mg/dl तक पहुंच जाए तो हम क्या करेंगे, तो अपने को कुछ खास नहीं करना, अपने को केवल और केवल ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करनी है बेबी को। ठीक है, अगर 40 to 50 पहुंच जाए तो अपने को केवल और केवल ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करनी है। फिर अगर इफ 25 से लेके 40 mg/dl तक अपना अगर शुगर लेवल पहुंच जाए तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे करने के लिए अपने पास 2 चीजें हैं। सबसे पहले डिपेंड करेगा कंडीशन पे। पहली कंडीशन तो ये है कि बेबी है एसिम्प्टोमेटिक, यहाँ पे कोई भी सिम्टम शो नहीं कर रहा है, एसिम्प्टोमेटिक, यहाँ पे बेबी के अंदर कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो बेबी एसिम्प्टोमेटिक है। तो एसिम्प्टोमेटिक के अंदर हम क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी फीड दे देंगे और आरबीएस को मॉनिटर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अर्ली फीड। जैसे ही अपने को पता लग जाए कि बेबी की 25 से 40 तक शुगर है तो अपने को तुरंत फीड दे दो और साथ में मॉनिटर करो अगले हाफ आवर बाद आरबीएस को दोबारा से, एंड आरबीएस मॉनिटरिंग। ठीक है, ये तो है एसिम्प्टोमेटिक की। अगर बात करूं मैं सिम्प्टोमेटिक की, अगर किसी बेबी को 25 से 40 ml है, 40 mgdl है शुगर का लेवल और उसको सिम्टम्स भी शो होने लग रहे हैं हाइपोग्लाइसीमिया के, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, तो देखो उस टाइम पे हम एक ही चीज करेंगे, बोलस देंगे सबसे पहले तो उसको डेक्सट्रोज का, डेक्सट्रोज भी कौन सा, D10। ठीक है, आईवी बोलस देंगे सबसे पहले तो, आईवी बोलस ऑफ D10, डेक्सट्रोज 10%। ठीक है, डेक्सट्रोज 10% का बोलस देंगे, किस डोज में देंगे, 2 mg/kg के हिसाब से, 2 mg नहीं 2 ml, 2 ml पर kg के हिसाब से। अगर बेबी का 4 किलो वेट है तो हम 8 ml उसको D10 तुरंत बोलस दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस D10 का इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे हम, इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देंगे D10 का, एट किस रेट पे, हम 6 से लेके 8 mg/kg के हिसाब से, mg/kg पर मिनट के हिसाब से इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देंगे। इन्फ्यूजन स्टार्ट एट 6 to 8 mg/kg पर मिनट ऑफ D10। D10 का हम इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देंगे 6 से 8 mg/kg पर मिनट के हिसाब से। उसके बाद अगर चीजें रिकवर होती तो ठीक है, नहीं तो तीसरा स्टेप पे हम क्या करेंगे, हम करेंगे, देखो हम क्या कर रहे हैं, एक तो बाहर से ग्लूकोज दे रहे हैं, अगर बेबी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम है, अगर बाहर से ग्लूकोज देने के बाद भी बेबी का ग्लूकोज का लेवल अप नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएंगे। ग्लूकोनियोजेनेसिस करने का एक ही तरीका है अपने पास कि बेबी को स्टीरॉयड दे देंगे, और स्टीरॉयड यहाँ पे देते हैं इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन, तो यहाँ पे हाइड्रोकोर्टिसोन दे देंगे। ठीक है, इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन दे देंगे। ये हाइड्रोकोर्टिसोन क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस,
न्यू ग्लूकोज को फॉर्म करता है, ठीक है। दिस इज हाइड्रोकोर्टिसोन, यह है एक स्टीरॉयड। ओके, समझ में आ गया। देखो मैं दोबारा से बताता हूं, अगर 50 से ऊपर है तो ये नॉर्मल है, 40 से 50 है तो केवल ब्रेस्ट फीड कराएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर 25 से 40 है तो देखेंगे पहले कि बेबी को हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर कोई सिम्टम नहीं आ रहे हाइपोग्लाइसीमिया के, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही अपने को पता लगे 25 से 40 के बीच में शुगर आई है, तुरंत बेबी को फीड दे दो और आधे घंटे के बाद आरबीएस को दोबारा से चेक करो, ठीक है। सेकंड, अगर बेबी को सिम्टम्स भी शो होने लग रहे हैं हाइपोग्लाइसीमिया के, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसको 2 ml पर केजी के हिसाब से बोलस दे दो डेक्सोस 10% का। उसके बाद हम इन्फ्यूजन स्टार्ट कर दो साथ ही साथ 6 से 8 mg पर केजी पर मिनट के हिसाब से D10 का इन्फ्यूजन स्टार्ट कर दो। और फिर देखते हैं आधे घंटे के बाद अगर कंट्रोल में आ गई तो ठीक है, ठीक है। हमने हाफ आवर के बाद दोबारा से आरबीएस को चेक करना है। अगर आरबीएस बढ़ गई तो ठीक है, नहीं तो हम इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन बेबी को दे देंगे। ये है सिम्टोमेटिक केस में अगर बेबी का आरबीएस है 25 से लेके 40। अब बात करते हैं हम लेस देन 25 है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर इफ लेस देन 25 है, अगर लेस देन 25 पर mg पर dl अगर आरबीएस है, तो हम क्या करेंगे, तो हम वही करेंगे जो हमने सिम्टोमेटिक वाले केस के अंदर करा था, सारी चीजें सेम टू सेम। क्या करेंगे, पहले बोलस देंगे, फिर इन्फ्यूजन स्टार्ट करेंगे और फिर हाइड्रोकोर्टिसोन दे देंगे। ये चीज हम करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। तो जो मैंने ये बताया ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बारी आता है, ठीक है। नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग 25 से 40 है, अगर एसिम्टोमेटिक है तो क्या करेंगे, अर्ली फीड दे देंगे और आधे घंटे के बाद आरबीएस को चेक करेंगे। सिम्टोमेटिक है तो क्या करेंगे, आईवी बोलस दे देंगे। किसका देंगे, D10 का देंगे। कितने ml देंगे, 2 ml पर केजी के हिसाब से देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कितनी में इन्फ्यूजन स्टार्ट करेंगे, 6 से 8 mg पर केजी पर मिनट के हिसाब से स्टार्ट करेंगे इन्फ्यूजन। और उसके बाद भी अगर आरबीएस बढ़ता नहीं है तो हम हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन दे देंगे। और लेस देन 25 mg के अंदर क्या करेंगे, सिम्टोमेटिक हो या एसिम्टोमेटिक हो, सीधा बोलस देके इन्फ्यूजन स्टार्ट करो और फिर हाइड्रोकोर्टिसोन दे दो। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने बताया सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक। अब साथ में बात ये भी कर लें कि सिम्टम्स होते कौन से हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इन बेबी, ठीक है। तो मैं बात स्टार्ट करता हूं सिम्टम्स की, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इन बेबी, ठीक है। तो सिम्टम सबसे पहले स्वेटिंग हो जाना, डायफोरेसिस। अगर शुगर लेवल जब डाउन होएगी तो बेबी को स्वेटिंग होगी, डायफोरेसिस होएगा। सेकंड, बेबी को आएंगे सीजर। अब यहां पे एक एमसीक्यू बनता है सिम्टम्स से कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इन टोडलर एंड व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इन इन्फेंट, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया टोडलर के अंदर मोस्ट कॉमन सिम्टम कौन सा होएगा और इन्फेंट के अंदर कौन सा होएगा। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है ये इन टोडलर। और मैं बात करूं इन्फेंट का, तो इन्फेंट का मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है सीजर। मोस्ट कॉमन सिम्टम इन इन्फेंट, और इसको करो आप हाईलाइट, डायफोरेसिस, सीजर, टोडलर के अंदर और इन्फेंट के अंदर, ठीक है। इसको कीजिए आप हाईलाइट। ओके, डायफोरेसिस हो गया, सीजर हो गया, उसके बाद और छोटे मोटे सिम्टम लिख लेते हैं। ब्लर विजन हो जाता है, जिटरनेस आ जाती है। हमने बताया था ना आपको, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोथर्मिया की वजह से सिम्टम आता है, एक सीजर लाइक कंडीशन हो जाती है, जिटरनेस। जिटरनेस देखने को मिलेगी अपने को, ठीक है। जिटरनेस देखने को मिलेगी, लेथार्जी देखने को मिलेगी, ठीक है। लेथार्जी देखने को मिलेगी, थकावट, थका थका होगा बेबी, ठीक है। और ये सिम्टम, पहली बात तो ये आते क्यों हैं,
ये सारे सिम्टम जो मैंने लिखवाया, डायफोरेसिस, सीजर, ब्लर विजन, जीटरनेस, इसका कारण है कि जब ब्रेन के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है ना, तो उसकी वजह से ये सिम्टम आते हैं। ये कंडीशन तभी क्रिएट होती है जब शुगर का लेवल इतना डाउन हो जाए कि वो लेवल ब्लड ब्रेन के अंदर भी कम कर दे। ठीक है, ब्रेन के अंदर भी अगर शुगर लेवल डाउन हो जाए तब अपने को ये सारे सिम्टम्स आते हैं। इसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, ड्यू टू न्यूरोग्लाइसीमिया। ठीक है, न्यूरो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके सिम्टम्स। अब बात करते हैं इसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, नर्सिंग रोल, तो लिख लेते हैं नर्सिंग रोल। हाइपोग्लाइसीमिया में नर्सिंग रोल क्या है? व्हाट इज द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हाइपोग्लाइसीमिया? नर्सिंग रोल या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हाइपोग्लाइसीमिया। सबसे पहला मेन गोल क्या है? जब इन्फ्यूजन चल रहा हो ना D10 का, तो उसको सडनली स्टॉप नहीं करना है, वरना बेबी को रिबाउंड हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। ठीक है, तो लिखो सबसे पहले डोंट स्टॉप D10 infusion, डोंट स्टॉप D10 infusion। ठीक है, सडनली। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा? रिबाउंड हाइपोग्लाइसीमिया, बिकॉज इट कैन कोज री हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, ये था आपका पहला नर्सिंग रोल जो सबसे मेन है। फिर सेकंड बात करते हैं। ठीक है, नेवर कीप बेबी इन कोल्ड एनवायरनमेंट, क्योंकि जिसका बेबी का शुगर लेवल कम है उसको हाइपोथर्मिया का बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है। नेवर कीप बेबी इन कोल्ड एनवायरनमेंट, और हाइपोथर्मिया हुआ और साथ में बेबी गया। ठीक है, हाइपोथर्मिया और हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से जीटरनेस हो जाएगी, अपने को पता ही है। ठीक है, उसके बाद प्रिवेंट बेबी फ्रॉम इंजरी। अब इंजरी कैसे हो जाएगी? क्योंकि सीजर आ सकते हैं बेबी में, ड्यू टू सीजर। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉनिटर RBS। टाइमली मॉनिटर करने हैं जब बेबी इनिशियल फेज में आधे घंटे में, बाकी जब स्टेबल हो जाने के बाद 2-3 घंटे बाद हम कर सकते हैं मॉनिटर RBS। ठीक है, इनिशियली कब? एवरी 30 मिनट। ठीक है, उसके बाद आफ्टर स्टेबलाइजेशन 2 से 3 आवरली। ठीक है, पहले इनिशियली करनी है 30 मिनट पे, और उसके बाद 2 से 3 आवरली। अब बात करते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया आपका खत्म। अब सेकंड है आपका कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन। सेकंड लिखते हैं आप। सेकंड क्या है? हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का तो वैसे मैंने बता दिया, हाइपोथर्मिया का मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया। हाइपोथर्मिया के पूरे चैप्टर के अंदर हाइपोथर्मिया को कैसे मैनेज करेंगे, हाइपोथर्मिया को KMC कर सकते हैं, रेडिएंट वार्मर के अंदर रख सकते हैं, इंक्यूबेटर के अंदर रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। हाइपोथर्मिया को वार्म चेन के अंदर बेबी को ट्रांसपोर्ट करेंगे। उसके बाद बात करते हैं तीसरा, इन्फेक्शन, थर्ड कॉम्प्लिकेशन। थर्ड है इन्फेक्शन। माल न्यूट्रिशन वाले बेबी के अंदर इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, क्योंकि बेबी की इम्यूनिटी कम होती है। ठीक है, तो इन्फेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले तो इन्फेक्शन के लिए 2 तरह के बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। लेकिन जिस बच्चे के अंदर हाई माल न्यूट्रिशन है उसके अंदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अपने को इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं। तो मेनली वे एंटीबायोटिक देनी है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कवर करे। ठीक है, तो इन्फेक्शन के अंदर लिखो सबसे पहले, इन्फेक्शन आर मेनली ड्यू टू इन्फेक्शन इज मेनली ड्यू टू is mainly due to
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होता है। तो यहाँ पे अपने को क्या देना है बेबी के अंदर इन्फेक्शन से बचाने के लिए, अपने को देनी है एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स देनी है। अब एंटीबायोटिक्स भी कौन सी देनी है, कई सारी एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, डिपेंड अपॉन द डॉक्टर एंड द कंडीशन ऑफ बेबी, ठीक है, एंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम एम्पिसिलिन की। आपको इन डोज को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एम्पिसिलिन, अगर आपका बहुत ही माड़ी किस्मत होगी अगर आपके एग्जाम के अंदर ये डोज आ जाती है, ठीक है, तो सबसे पहले एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो हम देते हैं बेबी को 50 mg पर kg के हिसाब से, और इसको दिया जाता है TDS, दिन में 3 बारी, ठीक है। एम्पिसिलिन सबसे पहली एंटीबायोटिक है एम्पिसिलिन। अब सेकंड की बात करें अमोक्सिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, एमोक्सिसिलिन देंगे हम इसका हाफ 25 mg पर kg के हिसाब से, और ये देंगे BD, और इसको देते हैं हम ओरली, ठीक है। एंटीबायोटिक्स के अंदर पहले एम्पिसिलिन फिर अमोक्सिसिलिन, ओके। फिर बात करते हैं तीसरी एंटीबायोटिक जो है अमीका, एमिकासिन, अमीका बोल दो या एमिकासिन बोल दो, इसको बोलते हैं 25 mg से भी कम, 15 mg 15 mg पर kg, और इसको दिया जाता है सेम BD। फिर एक और एंटीबायोटिक होती है जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन इसको इससे भी कम डोज पे दिया जाता है 4 mg पर kg, 4 mg पर kg के हिसाब से, और इसको देते हैं हम OD, दिन में एक बारी, ठीक है। तो ये था आपका इन्फेक्शन का मैनेजमेंट, ठीक है। इन्फेक्शन हो गया, सबसे पहले क्या कॉम्प्लिकेशन था अपने पास, कहाँ गया ये रहा, शुगर लेवल डाउन होना यानी हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया का बता दिया, हाइपोथर्मिया के अंदर बता दिया, उसके बाद नहीं सबसे पहले हाइपोग्लाइसेमिया का बता दिया, फिर हाइपोथर्मिया का आपको पहले लिखवा चुका था, अब इन्फेक्शन के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की। तो इलेक्ट्रोलाइट कितने तरह के होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फोर्थ लिखिए आप, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर सबसे पहले एक चीज इसमें ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, बेबी को एडिमा होने लग रहा है क्वाशियोरकर के अंदर, ठीक है। तो एडिमा के अंदर हम ना कभी भी सोडियम नहीं देते, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में सोडियम को हम अवॉइड करेंगे इन केस ऑफ एडिमा, ठीक है। तो लिखो सबसे पहले तो ये बात लिखो कि स्टार्ट ओरल सप्लीमेंट, स्टार्ट ओरल सप्लीमेंट्स, ओरली देना है अपने को। और सोडियम पहले लिखो सोडियम, ठीक है। सोडियम के बारे में लिखो रेस्ट्रिक्ट करो इसको, रेस्ट्रिक्ट इफ एडिमा इज प्रेजेंट, क्योंकि सोडियम एडिमा को और बढ़ाएगा, इफ एडिमा इज प्रेजेंट, ठीक है। अगर क्वाशियोरकर है तो क्वाशियोरकर के अंदर कभी भी हम सोडियम नहीं देंगे। फिर बात करते हैं हम पोटेशियम, ठीक है। इसके अंदर आपको डोज लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब लिखने की तो जरूरत है पर याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पोटेशियम के अंदर लिख लो 3 से 4 mmol पर kg पर डे के हिसाब से, पर kg पर डे के हिसाब से अपने को देना है पोटेशियम फॉर 2 वीक्स, ठीक है। ये हो गया आपका पोटेशियम। अब तीसरा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम देंगे हम 0.4 से लेके 0.6 mmol पर kg पर डे के हिसाब से, ठीक है। ये आपका हो गया मैग्नीशियम। ये 3 इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस को अपने को करेक्ट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं पांचवा कॉम्प्लिकेशन, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो गया, उसके बाद है डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन को लिखते हैं फिफ्थ, डिहाइड्रेशन,
ठीक है, देखिए डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को हमने क्लासिफाई करा है 3 टाइप से, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। कौन से कितने कितने टाइप के अंदर? सबसे पहले एक होता है माइल्ड, एक होता है मॉडरेट, एक होता है सीवियर। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर सीवियर डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन 3 टाइप का। और अब बात करते हैं डिहाइड्रेशन को कैसे मैनेज करेंगे। तो मैं बात करूंगा अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, क्या है? अकॉर्डिंग टू WHO डिहाइड्रेशन को हमने कैसे मैनेज करना है। तो देखो, डिहाइड्रेशन को मैनेज करने के लिए ना WHO ने 3 प्लान दिए थे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले प्लान ए की। ठीक है, प्लान ए और साथ में लिख लेते हैं प्लान बी। प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए ये कहता है कि अगर प्लान ए एप्लीकेबल है माइल्ड डिहाइड्रेशन के अंदर, वहीं प्लान बी एप्लीकेबल है मॉडरेट डिहाइड्रेशन के अंदर। ठीक है, माइल्ड डिहाइड्रेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या करना है, अगर किसी को बेबी को माइल्ड डिहाइड्रेशन है माल न्यूट्रिशन की वजह से, तो उसको सबसे पहले अपने को देना है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। प्लस में फ्लूइड जो भी घर पे अवेलेबल है, प्लस में देना है बेबी को फ्लूइड्स। ठीक है, जो भी घर पे अवेलेबल है, हो सकता है वो जूस हो सकता है वो नारियल पानी हो सकता है वो सूप हो। तो किसी भी फॉर्म में अगर वाटर है, फ्लूइड है, अवेलेबल है, तो वो चीज हम देंगे बेबी को अंदर। ठीक है, बेबी के अंदर। ये है प्लान ए के अंदर। वही मैं बात करूं प्लान बी, जिसके अंदर मॉडरेट डिहाइड्रेशन है, तो यहाँ पे केवल और केवल ORS देंगे अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, तो इसके अंदर अकॉर्डिंग टू WHO ये कहता है नो नीड फॉर हॉस्पिटलाइजेशन। अगर किसी बेबी को माइल्ड और मॉडरेट डिहाइड्रेशन है, तो माइल्ड है तो ORS प्लस फ्लूइड देंगे, मॉडरेट है तो केवल ORS देंगे, लेकिन हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू WHO। अब बात करें हैं WHO को का तीसरा प्लान जो है प्लान सी। ये एक एप्लीकेबल है सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर। यहाँ पे हम देते हैं रेजोमोल सॉल्यूशन, रीजोमल सॉल्यूशन, रीजोमल सॉल्यूशन। यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर पहले तो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करेंगे, उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर दिया जाता है रीजोमल सॉल्यूशन। रीजोमल सॉल्यूशन होता है एक स्पेशल टाइप का ORS होता है, एक स्पेशल ORS होता है रीजोमल सॉल्यूशन, जिसके अंदर लो सोडियम, क्योंकि बेबी को एडिमा भी प्रेजेंट हो सकता है, लो सोडियम, ठीक है, और हाई पोटेशियम प्रेजेंट होता है रीजोमल सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, लो सोडियम एंड हाई पोटेशियम कंटेंट सॉल्यूशन इज नोन एज रीजोमल सॉल्यूशन। और इस चीज को कीजिए आप हाईलाइट। प्लान सी सीवियर डिहाइड्रेशन के लिए इसके अंदर हम कौन सा सॉल्यूशन देते हैं? रीजोमल सॉल्यूशन। रीजोमल सॉल्यूशन एक स्पेशल टाइप का ORS होता है जिसके अंदर कम सोडियम और ज्यादा पोटेशियम होता है। ठीक है, और साथ में रीजोमल सॉल्यूशन दे देंगे, और उसके अलावा IV स्टार्ट कर देंगे हम RL और D5। बस ये था अकॉर्डिंग टू WHO डिहाइड्रेशन का मैनेजमेंट। अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी। ठीक है, 6th है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर सबसे पहला माइक्रोन्यूट्रिएंट आ गया विटामिन ए। ठीक है, सबसे पहली बात करें तो दिस इज विटामिन ए। तो विटामिन ए सबसे पहले बात करेंगे, अगर बेबी की एज है अप टू 6 मंथ, अगर 6 मंथ तक की एज है ना, तो हम देंगे 50,000 इंटरनेशनल यूनिट बेबी को, 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। और वहीं बेबी की एज है 6 टू लेके 12 मंथ, तो हम देंगे इसका डबल, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। वहीं अगर बेबी की एज है ग्रेटर देन 1 ईयर,
तो यहाँ पे देंगे हम 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। अप टू 6 मंथ 50,000, 6 to 12 मंथ 1 लाख, ग्रेटर देन 1 ईयर इज 2 लाख, ठीक है, ये चीज। उसके बाद सेकंड माइक्रोन्यूट्रिएंट है फोलिक एसिड, ठीक है। देखो फोलिक एसिड हम देंगे 1 mg पर डे के हिसाब से, ठीक है। अब इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिंक, क्योंकि यहाँ पे जिंक की तो सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी हो रही है, तो जिंक इज मस्ट, तो जिंक देंगे डबल 2 mg पर डे के हिसाब से, और जिंक को कीजिए आप हाईलाइट, ठीक है। जिंक देंगे 2 mg पर केजी, 2 mg पर, हाँ यार ये भी तो लिखना है, 2 mg पर केजी पर डे के हिसाब से, और इसको कीजिए आप हाईलाइट 2 mg पर केजी पर डे के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम तीसरा इलेक्ट्रोलाइट जो है आयरन, माइक्रोन्यूट्रिएंट है आयरन। आयरन देंगे हम इससे भी ज्यादा 3 mg पर केजी पर डे के हिसाब से, ठीक है। और इसके अंदर खास बात है आयरन के अंदर, इसको आयरन को कभी भी इनिशियल फेज के अंदर नहीं देते, इसको हमेशा रिहेबिलिटेशन फेज के अंदर देते हैं, क्योंकि इनिशियल फेज के अंदर कई बारी बेबी ना आयरन को एडजस्ट नहीं कर पाता, आयरन का ओवरलोड हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर लिख लो गिवन ओनली इन रिहेबिलिटेशन फेज, ठीक है। रिहेबिलिटेशन फेज के अंदर केवल आयरन दिया जाता है, इनिशियल फेज के अंदर नहीं दिया जाता है। अब ये हो गया आपका कॉम्प्लिकेशन के खत्म। अब एक पॉइंट लिखते हैं, हमने क्या किया है, सबसे पहले इनिशियल फेज के अंदर जो भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं उसको मैनेज किया है। उसके बाद मैनेज करने के बाद अपने को करना इसका इवेल्युएशन कि कुछ मैनेज हुआ या ना रहा हुआ, ठीक है। तो अपने को अगले स्टेप में क्या करना है, इवेल्युएट करना है इनिशियल फेज का, अपने जो इनिशियल फेज के अंदर हमने जो जो एक्शन किए वो अफेक्टिव रहे या ना रहे, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इवेल्युएशन ऑफ इनिशियल फेज। इनिशियल फेज का हमने क्या करना है, इवेल्युएशन। तो हमने इवेल्युएट कैसे करेंगे, अपने को कैसा पता लगेगा कि इनिशियल फेज सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, हमें रिहेबिलिटेशन फेज में जाना है या नहीं जाना। तो देखो सबसे पहले तो बेबी को एडिमा लॉस करे, ठीक है, जिसको क्वाशियोरकर है वो बेबी हमने उसके क्या करा, कॉम्प्लिकेशन वगैरह को काउंटर करा, तो उसकी वजह से क्या होना चाहिए, वो बेबी कम से कम अपना एडिमा रिड्यूस करना चाहिए उसका, ठीक है। तो चाइल्ड लॉस एडिमा, चाइल्ड लॉस एडिमा विद इन 4 days, ठीक है। पहली बात तो हमने क्या करा है, इनिशियल फेज का मेंटेनेंस दिया है, तो इनिशियल फेज के मेंटेनेंस देने में 4 दिन के अंदर अंदर बेबी का एनीमा कम होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रोटीन मिला है, प्रोटीन मिलने से क्या बेबी का सारा सिस्टम दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाएगा, उससे क्या होएगा, एडिमा खत्म हो जाना चाहिए। सेकेंड, बेबी का वेट गेन होना चाहिए, अगर बेबी को मैरस्मस है तो उसका वेट गेन होना चाहिए, यानी चाइल्ड गेन वेट, चाइल्ड गेन वेट कितना, 5 ग्राम पर डे के हिसाब से वेट गेन होना चाहिए अप टू 10 days। मैंने क्या लिखा, 10 दिन तक लगातार 5 ग्राम पर डे के हिसाब से वेट गेन होना ही चाहिए। तो यानी 10 दिन के अंदर कम से कम 50 ग्राम तो वेट जरूर वेट गेन होना चाहिए बेबी का, ठीक है। थर्ड, अगर क्वाशियोरकर है तो उसके अंदर क्या है, भूख नहीं लगती, तो चाइल्ड को भूख भी लगनी चाहिए, ठीक है। चाइल्ड गेन एपेटाइट, चाइल्ड गेन एपेटाइट, ठीक है, चाइल्ड गेन एपेटाइट विद इन 4 days, 4 दिन के अंदर अंदर बेबी को भूख लगनी शुरू हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर ये 3
अगर ये तीन चीजें नहीं होती है तो क्या करेंगे हम? ना ही बेबी का एडिमा कम हुआ है, ना ही बेबी का वेट गेन हुआ है, ना ही बेबी को भूख लगनी शुरू हुई है, तो हम चले जाएंगे रिहेबिलिटेशन फेज में। ठीक है, देन हम क्या करेंगे? रिहेबिलिटेशन फेज करेंगे, रिहेबिलिटेशन फेज। ठीक है, अगर ये तीन चीजें नहीं हुई है इनिशियल फेज के अंदर, तो हम रिहेबिलिटेशन फेज का मेंटेनेंस करेंगे। रिहेबिलिटेशन फेज के अंदर क्या होता है? कुछ नहीं, सीधा लिख लो यहां पे रिपीट इनिशियल फेज, यानी रिपीट इनिशियल फेज, दोबारा से फिर वही इनिशियल फेज की सारी चीजें रिपीट करो। ठीक है, तो ये है रिहेबिलिटेशन फेज। रिहेबिलिटेशन फेज अलग से कुछ नहीं है, इसके अंदर वही 6 कॉम्प्लिकेशन को दोबारा से काउंटर करना है अपने को। दिस इज द रिहेबिलिटेशन फेज। अब ये हो गया आपका माल न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट खत्म। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या अपने को कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है? तो देखो, सबसे पहले तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, इसके अंदर लिख लो ड्यूरिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करते टाइम, मैनेजमेंट हम कर रहे हैं उस टाइम पे अपने को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है? एक ही मेजर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, वो है रिकवरी सिंड्रोम। ठीक है, कौन सा सिंड्रोम? रिकवरी सिंड्रोम। रिकवरी सिंड्रोम देखने को मिलती है मैनेजमेंट के टाइम पे। ठीक है, ये क्या है? इसके अंदर क्या होता है? कार्डियक फेलियर इन चाइल्ड। ठीक है, कार्डियक फेलियर इन चाइल्ड ड्यू टू ओवरलोड, ड्यू टू ओवरलोड, ठीक है, ऑफ सप्लीमेंट्स। ठीक है, इसलिए इसका मैनेज हम क्या करेंगे? अगर किसी बेबी को रिकवरी सिंड्रोम हो रही है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? इंक्रीज डोज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ऐसे नहीं एकदम से बहुत ज्यादा दे देना है, तो अपने को क्या करना है? इंक्रीज डोज ऑफ सप्लीमेंट, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। देखो क्या हो रहा था, मैं दोबारा से एक बार बता रहा हूँ। रिकवरी सिंड्रोम क्या है? हमने क्या करा? बेबी का मैनेज कर रहे थे, मैनेज करते टाइम पे हमने इनिशियल फेज करा, इनिशियल फेज का हमने इवेल्युएट करा, इवेल्युएशन में मिला भाई अपना इनिशियल फेज हो गया फेल। तो हम क्या करेंगे? दोबारा से इनिशियल फेज को स्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे। तो उसमें कई बार क्या होता है, बंदा ना गुस्से में आकर कुछ ज़्यादा ही फीड दे देता है, लेकिन बेबी है, बेबी इतने फीड को एडजस्ट नहीं कर पाता, बेबी का हार्ट इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं होता एडल्ट के कंपैरिजन में, तो इसलिए बेबी को कार्डियक ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डियक फेलियर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, दिस इज द रिकवरी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये था आपका माल न्यूट्रिशन। थैंक यू।